नमस्कार। मैं नमस्ते। दिलीप गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश भर की सभी अदालतों के अंदर आउटपुट रिकॉर्डिंग हो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़े। तो इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश इंदौर से। ये अपना परिचय देंगे और बताएंगे देश की अदालतों के अंदर आज हाल क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है आज की तारीख के अंदर। कृपया अपना परिचय दीजिए, उसके बाद जैसे अपनी बात रखिए। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट एमपी हाई कोर्ट इंदौर से। और पिछले 8 साल से मैं वकालत की फील्ड में हूँ। और 8 सालों में 8 सालों में जितना देखना चाहिए उससे मैं ज्यादा देख चुका हूँ कोर्ट के अंदर कि अदालतों में क्या क्या चल रहा है। और किस तरीके के जो हमारे जजेस हैं वो किस तरीके से मामले को डील करते हैं, लोगों को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आई। और हमने ये देखा कि कोर्ट के अंदर न्याय जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। कोई मतलब कि एक कहावत चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी। तो अदालतों में न्याय के लिए कोई जगह नहीं है। या तो आपके पास अच्छा खासा पैसा हो, या आप कोई बाहुबली हो। लेकिन अगर आप एक कॉमन मैन हैं तो आप भूल जाइए कि आपको न्याय मिलेगा। आपको बहुत चप्पल रगड़नी है, बहुत खर्चा करना है। और कई वकील जो आपको हायर करने पड़ेंगे, जिनको आपको फीस भी देनी है। अपने घर बार बेचकर। बिल्कुल। घर बार जमीन सुख चैन रातों की नींद सब आपको बेचना पड़ेगी। तब भी आपको न्याय मिलेगा, इसकी कोई गारंटी हमारे देश में नहीं है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि है ना, हमारे देश में जिन लोगों को जज बना के बैठाया गया है, मेरा ये मानना है, मैं मतलब इसे मेरी व्यक्तिगत सोच बोल सकते हैं कि जिनको जज बना के बैठाया गया है, ये लोग सरकारी मुलाजिम, ये जज नहीं है। ये न्यायाधीश नहीं कह सकते इनको। एक मिनट से मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा न्यायाधीश। आपको। अभी आपने दो बातें बोली है हाँ। आपने। एक तो आपने बोला ये सरकारी मुलाजिम है। एग्जैक्टली सर, जुडिशियल ऑफिसर है, ये न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश हाँ। न्यायाधीश सोच सर अलग होती है और ऑफिसर सोच एक अलग हम्म। होती है। और दूसरी बात, मैं इन वकील बिल्कुल। साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने खुद आके बोला, ऐसा कोई वकील नहीं साहब नहीं बोलते हैं। इनको प्रणाम है हमारा कि ये कह रहे हैं कि हमारे देश के कोर्ट में आदमी के चप्पल घिस जाती है, जमीन ज्यादा बिक जाती है, जबकि ये इनकी रोजी रोटी है। अगर ये ऐसी बात कह रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये खुद कितने इससे व्यथित है अंदर से। ये खुद इस पीड़ा को महसूस करते हैं कि नहीं, अब हमारे देश के अंदर ठीक है, हम इनको फीस चाहिए, पर उस फीस के बाद भी अगर ये न्याय नहीं दिलवा सकते तो इनके अंदर भी कहीं पीड़ा एक कसक होती है कि हमें पैसे लिए, मेहनत करी, लेकिन फिर भी सामने बैठे एक जुडिशियल ऑफिसर, मैं न्यायाधीश नहीं बोलता उसको कभी भी, बोलना मजबूरी है। माई लॉर्ड बोलना, मी लॉर्ड बोलना, न्यायाधीश बोलना, जज बोलना, मजिस्ट्रेट बोलना, वो हमारे मजबूरी में आ चुका है। लेकिन अगर आप आज हम उसे बोलना चाहें तो हम उसे कम से कम माननीय तो नहीं बोल सकते। वकील साहब बिल्कुल प्लीज सही आप बात। कंटिन्यू प्लीज आप। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं न्यायाधीश शब्द की बात करूं तो मैंने कई बार सुना है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं, या हायर जुडिशरी में जो जो जजेस बैठे हुए हैं, इनका ये कहना रहता है कि वी आर द स्लेव ऑफ लॉ। और मुझे इस स्टेटमेंट से बड़ी दिक्कत है। भाई इसका सीधा सा मीनिंग है, वो ये कह रहे हैं कि हम कानून के गुलाम हैं। तो भाई कानून तो नेता बना रहे हैं, तो आप तो नेताओं के गुलाम हो गए एक तरीके से। जो जज होता है, अगर मैं न्यायाधीश शब्द की बात करूं, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो न्यायाधीश शब्द का मीनिंग होता है न्याय जिनके अधीन है, जो न्याय के देवता है, न्याय के राजा है। नहीं रहे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर को हम कहते हैं जिलाधीश। जिलाधीश। तो जिलाधीश का मतलब होता है कि वो उस जिले का राजा है। जी। तो जजों को, अगर ये सच में जज है, तो इनको ये बोलना चाहिए कि वी आर द किंग ऑफ जस्टिस, किंग ऑफ नॉट जस्टिस। द स्लेव ऑफ लॉ। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो कानून के गुलाम है। तो भाई जब आप ही गुलाम हो तो फिर न्याय तो होने से रहा। क्योंकि जो कानून है इंडिया के, मैं जितने भी लॉ में पढ़ता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मोर देन 50% जो लॉ है वो मतलब अन्याय पे आधारित है। जी। आधे से अधिक कानून, आप कहीं कोई सा भी लॉ उठा लीजिए, वो अन्याय पर आधारित है। और उन कानूनों को इस सोच के साथ बनाया गया है कि हमें भारत की जनता को न्याय नहीं देना है, परेशान करना है। विशाल कर। इस विचारधारा के साथ बनाया गया है। और उसमें इस बात का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है कि इन कानूनों से जजों को और जो नेता हैं, इनको कोई नुकसान ना हो, ऐसा पूरी व्यवस्था की हुई है। इंडिया में क्या होता है कई बार कि मान लीजिए कोई कोई जज के बाद एक मामला आता है, और उस
उस मामले को लेकर हमारे पास कोई लॉ नहीं है, तो जज साहब हाथ ऊपर कर देते हैं, सरेंडर, कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसमें कानून तो है ही नहीं। तो जज साहब उससे क्या मतलब कानून नहीं है, आप तो न्यायाधीश हो, आप न्यायाधीश हो, आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके जो भी आपको उचित लगता है फैसला कर दीजिए, किसने रोका है आपको? जी। और अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो फिर आपको कानूनाधीश कहा जा सकता है, आपको न्यायाधीश नहीं कहा जा सकता। यस। आप फैसलाकार हैं, आप न्यायाधीश नहीं हैं, जी। आप कायदाधीश हैं। जैसे भी आपने जैसे बोला, कि मैं आपको दोबारा को अपनी वो बताना चाहूंगा कि ऐसी वकील साहब ने इतना कहा था कि इन जज जज साहब का नाम लेके बोला था कि इन जज साहब के अंदर 5 किलोमीटर दूर सिर्फ एक थाना है जहां से एक थानेदार पिछले 5 से 7 डेट के अंदर भी उनके आदेश तामील नहीं कर रहा। तो जज साहब उसके खिलाफ एक हम्म नो नॉन अवेलेबल वारंट क्यों नहीं निकालते? उन्होंने गलती हम्म इतनी करी कि सिर्फ जज साहब का नाम ले दिया बस। उस जज साहब का नाम क्यों हम्म लिया? देश में 26,000 जज है। 26,000 हम्म जज से अगर किसी एक जज के बारे में बताना है तो उनके नाम लेना मजबूरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कि हम ये नहीं कहते कि 26,000 हम्म जज के अंदर सारे सारे ऐसे ही है। उन एक जज हम्म का नाम लेने के कारण उन वकील साहब के ऊपर और मेरे ऊपर आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा है। तो ये एक तरह से, अभी अगर वो कानून का पालन करते हैं तो उन्होंने उस जज साहब की फाइल क्यों नहीं मंगाई कि जो वकील साहब ने कहा हम्म था वो सच है या झूठ है? तब तो उसको न्याय कहा जाता कि वकील हम्म साहब ने बोला वो सच है झूठ है, पहले उसकी तस्दीक करते, चेक करते, फिर हम्म उसको हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सही बात। मुकदमा दाखिल करते। तो हम कहते हैं ठीक है जी, अब वाकई हम्म न्याय। तो इसी से अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे न्याय न्याय नहीं है। मैं आप मुझे पता है आप एडवोकेट एक्ट से बंधे हुए हैं, आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसको तानाशाही सहन कर रहा हूँ आज की डेट के अंदर। ये ताना जस्ट लाइक हम्म हम्म तानाशाही ही है कि आप उस क्यों के पीछे नहीं गए, आपने इस क्यों के बाद को सोचा। आपके विचार से हम्म। अगर आज हमारे देश के अंदर ऑडिबल रिकॉर्डिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तो कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगा इसके अंदर। कि अगर हमारे देश में अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है तो जो निचली अदालतों में हमारे जो जजेस हैं, जो कि बदतमीजी करते हैं, अकड़ के बात करते हैं, और अक्सर देखने को मिलता है तू तकाड़ से बात करते हैं कई बार। जी। तो इस पे लगाम लगेगी, साथ में उनके ऊपर दबाव भी रहेगा कि हमको न्याय करना है या न्याय। हमें ठीक से काम करना है, जी। हमें जो है अकॉर्डिंग टू लॉ काम करना है, ठीक है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये तो क्या है कि वकीलों की या आम आदमी की आवाज दबाने के लिए ऐसा प्रोविजन बनाया गया है। मैं यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी, आपने बड़ी अच्छी बात बोली तो मैंने अभी ना एक लेटर लिखा था। हम समझते हैं कि हम्म वकील एक निडर कौम है, लेकिन आज हमें हम्म चल रहा है पता कि वकील भी एक डरी हुई कौम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण। हम्म। प्लीज। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग अगर मैं निकालूं, कोर्ट की अवमानना, जी। तो मेरा ये मानना है कि अगर जजों को कोर्ट की अवमानना की इतनी फिक्र है तो उसी कोर्ट में हजारों लाखों रुपए की रिश्वत रोज बांटी जा रही जी। है, रोज रोज सुप्रीम कोर्ट की कुछ अच्छे डायरेक्शन है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही जी। है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो खुद जज कर रहे हैं। जी। लंच होता है आधे घंटे का, जज साहब आते 1 घंटे बाद, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है सर। और अगर यूपी बिहार जैसे जो इलाके हैं, यहाँ की अदालतों में आप चले जाएं, तो हम तो ये देखते हैं कि जजों से ज्यादा पावरफुल वहां के पेशकार हैं। ऐसा हमने कई बार देखा, वहां के लोग बताते हैं कि सर जज तो कुछ भी नहीं है, पेशकार जो बोलता है जज वही लिखता है। वो जी। पेशकार चाहे तो आपकी 2 साल तक फाइल जज के सामने ना आए, वो इतना पावरफुल, उसको 5-10 हजार रुपये दे दो आप, तो पेशकार जो है वो आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा। जी। 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 तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कोर्ट के अंदर रोज ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पब्लिक को परेशान करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाती है, एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, कंटेम्प्ट ऑफ जज जज होता है। वो जज जो रहता है उसका ईगो हर्ट होता है तो वो बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एग्जैक्टली ही हो। दिल्ली का एक केस मैंने मेरे ध्यान में आया था, सुनने में आया था, उस केस के बारे में एक वकील साहब ने मुझे बताया कि एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र 80-85 साल थी। उन्होंने जज से कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जज से कहा कि आप जज हैं, 100-125 करोड़ लोग आपके पास न्याय मांगने आते हैं, तो आप मुझसे तमीज से बात कीजिए। तो जज साहब की बात बुरी लग गई, जज साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। अब वो जो व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठा है और
बुजुर्ग से तमीज से बात नहीं कर सकता, उसको जज कैसे मान ले? जबकि यही जज साहब, अगर कोई पुलिस वाला किसी से अभद्रता करता है, मिसबिहेव करता है, हाँ यही जज साहब उसको लेक्चर देते हैं फिर कि आपको इन हाँ बुजुर्गों हाँ से बात। लेकिन जब वही बुजुर्ग उनके सामने आता है, तो उसके साथ फिर किस बिहेव करते हैं। इस तरह से आ जाता हम्म। है कि दो फेस। हाँ जबकि हाँ, जबकि डबल न्यायाधीश स्टैंडर्ड। जबकि न्यायाधीश न्याय की कुर्सी पे बैठा है या नहीं बैठा, अपने घर के अंदर है, सड़क हाँ। पे चल रहा है, कोर्ट के अंदर हम्म। है या नहीं है, पर उसका एक फेस होना चाहिए सिर्फ, न्याय, हाँ हाँ हाँ, निष्पक्ष। बिल्कुल। तभी बिल्कुल वो सही बात है। न्यायाधीश कहला सकता है, मेरा बिल्कुल मानना सही ये। बात है। और आपके बिल्कुल हिसाब सही से बात अगर हम इसकी बात करें तो न्याय की दृष्टि से हमारा देश आज पूरे वर्ल्ड के 200 देशों में कितने भी स्थिति पे आता है। है। मेरे ख्याल से तो अगर 200 देश हम मान के चले, तो 180 नंबर के बाद ही हमारे हमारे न्यायपालिका का नंबर आना चाहिए। मतलब कि मतलब युगांडा और मैंने पाकिस्तान के साथ में खड़ा हो जाता है इस हिसाब से तो ये। हाँ, मतलब मेरा तो यहाँ तक मानना है कि एक बार पाकिस्तान में भी न्याय हो जाता है, क्योंकि मैंने मैंने कुछ वहाँ के जजमेंट पढ़े हैं। तो वहां पर जैसे कि ये हलाला और 3 तलाक की मैं बात करूँ, तो वहां पर ये बहुत साल पहले खत्म कर दिया गया। जी हमारे यहाँ ये खत्म करने में न्यायपालिका के पसीने छूट गए, और इसको खत्म किया तो लेजिस्लेशन ने खत्म किया, न्यायपालिका ने खत्म नहीं किया। तो मैं अक्सर ये चीज देखता हूँ कि पाकिस्तान वगैरह की न्यायपालिका भी हमसे लाख गुना बेहतर है, ऐसा मेरा मानना है। जी। और मैंने कुछ 2-3 साल पहले मैंने एक ऑनलाइन रिपोर्ट चेक करी थी कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इंडियन जुडिशरी का रैंकिंग क्या है, 161 था, 161। अच्छा, बताइए। 161 नंबर, मतलब कि भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। जी इतना बड़ा देश हमारा हमारा है। हमारे देश, हमारे इंडिया में वेदों से पूरा न्याय संहिता निकली हुई है, जिसमें जी न्याय के पूरे सिद्धांत बताए गए हैं। जी 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 लेकिन जी उसको उसको हमें पढ़ना नहीं है। जी और इतनी सारी चीजें, इतने दार्शनिक इस देश में हुए, उतने पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुए। आप चाणक्य नीति पढ़ लीजिए, जी आप विदुर नीति पढ़ लीजिए, बहुत कुछ, बहुत से दृष्टांत है न्याय को लेकर। जी मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मेरे घर से बस ज्यादा नहीं, 30-35 किलोमीटर की दूरी पे उज्जैन नाम की एक जगह है, जी जहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। जी सम्राट विक्रमादित्य को न्याय के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी अब जैसा मैंने कहा कि हमारे जज जो है वो कानून, कई बार कहते हैं कि इसको इसको लेके लॉ कहाँ है। तो जी श्रीमान, लॉ नहीं है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार थोड़ी हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप लॉ बनाइए मत, आप जो है इक्विटी के बेस पे फैसला कीजिए, जी सिचुएशन के हिसाब से फैसला कीजिए। जी और अगर आप सिचुएशन के हिसाब से फैसला नहीं कर सकते हैं, तो फिर हर चीज को लेके लॉ बनाइए। आपने कई चीजों को लेके लॉ बनाया ही नहीं है। ये और बहुत जब बड़ी बात बोली आपने। ये हाँ, नोटेड पॉइंट है कि हर आज की डेट के अंदर इतने तरह के क्राइम होते जा रहे हैं रोज रोज। आज से कुछ टाइम पहले गैंग रेप जैसी कोई चीज नहीं थी, हाँ उसको उसका लॉ बना। तो हाँ जिस चीज का अगर क्या नाम है लॉ नहीं, क्राइम को देख के लॉ बनता, लॉ क्राइम के हिसाब से जस्टिस होता है। मान लीजिए कोई अगर क्राइम का लॉ नहीं है तो क्या जस्टिस नहीं मिलेगा मेरे को। एक प्रश्न में उदाहरण हाँ, देता हूँ यही कि मान लीजिए मेरे को थप्पड़ मारने का क्या यही ना है, मान लीजिए थप्पड़ मारने का कोई कानून नहीं है, तो क्या मेरे को रोज थप्पड़ हम्म। मारे जाएंगे क्या मेरे को। कानून हाँ हो या ना हो, हाँ। लेकिन न्याय मिलना चाहिए, न्याय कानून से ऊपर होता है। इन्होंने जो कानून बनाया है, जैसे आईपीसी है, जी। जिसको अभी नाम दिया है बीएनएस। बीएनएस ठीक। की। जी तो हाँ, अब उसको नाम दे रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। जी मगर उसमें ये वही कानून है जो ब्रिटिश बना के गए थे, उसके सेक्शन इन्होंने चेंज करे हैं बस। जी बस। दूसरी बात ये कि कानून की किताब में एक प्रावधान होना चाहिए था, वो ये कि अगर किसी विषय को लेकर कोई कानून नहीं है, नहीं तो है। न्यायाधीश के पास ये अधिकार होगा कि वो 1 दिन की जेल से लेकर मृत्यु दंड देने तक का उसको पावर होगा। पावर हो। लेकिन ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है। नहीं है। तो इससे ये होता कि जज फैसला कर पाते हैं। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो इस तरीके से कुछ गाइडलाइन जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इसमें कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता दिल्ली है कि में अंतिम, तो सिर्फ मतलब अंतिम हम्म। सत्य है, तो मैं इसको सत्य नहीं बोलता, सुप्रीम सिर्फ अंतिम है, उसके पास हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है जाना, जाने को और ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो हाँ हाँ इसीलिए वो हाँ, अंतिम है, बस उसे सत्य मानना ना मानना वो एक अलग बिल्कुल। बात है बस। भाई, अगर अगर इस देश के लोगों को, ये जो हमारी कोर्ट की हायरार्की है, जिसमें सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
इन इन तीनों के अलावा लोगों को कहीं और जाने का ऑप्शन मिले तो लोग पक्का उसी ऑप्शन को चूज करेंगे, इनके पास नहीं जाएंगे। एक भी नहीं जाएगा सर, मैं तो कह रहा हूँ आज के माहौल के हिसाब से हाँ, एक भी नहीं जाएगा। एक भी नहीं जाएगा। और इनसे बेहतर फैसले जो हमारे गांव में अनपढ़ या कम पढ़े लिखे सरपंच रहते हैं जी, वो कर देते हैं, और वो कर वो देते भी हैं 1 घंटे में। मुश्किल से 1 घंटे में सर। 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में फैसला फैसला कर देते हैं। सभी को बोलने दिया जाता है, किसी की आवाज नहीं दबाई जाती। बिहार में क्या होता है, आज भी एक परंपरा चल रही है, इसको पकड़ुआ विवाह कहते हैं। जहां जी पर कि कोई लड़का है जो पढ़ा लिखा है, तो लड़की वालों की उस पर नजर रहती है, उसको किडनैप करके जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते हैं। जी। आजादी के लगभग 78 साल मेरे ख्याल से समथिंग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई लॉ ही नहीं है वहां पर। 70। अब वहां मतलब इस चीज को लेके कोई कानून नहीं है, और अगर वो लोग एफआईआर करवाने जाते तो कोई एफआईआर नहीं होती। उसमें तो वही बताइए। पुलिस ये बोल देती है कि आप तो फैमिली कोर्ट जाओ, वहां पर विवाह सुनने की एप्लीकेशन लगाओ। फैमिली कोर्ट जाने आप जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। अब बताइए इसमें न्याय कहाँ पर है? अब आपने फैमिली कोर्ट की बात बताइए। छेड़ी, आप आपने फैमिली कोर्ट की बात छेड़ी। हाँ तो एक तो कहना, मैं हाँ दो हाँ। बातें बोलना चाहूंगा। एक तो वही जो अभी बात निकली है कि क्राइम होता है, अगर कानून नहीं है तो क्या न्याय नहीं मिलेगा क्या उसके बदले में? क्या किसी घर का अगर बेटा वही। उठा के ले गए, किडनैप कर लिया, हाँ। कोई एमबीए लड़का किसी अनपढ़ से ब्याह दिया गया, हम्म किसी जो उसके लायक नहीं थी, तो देखो जी, कहते हैं जोड़ी हम्म। बराबर के हिसाब से बनती है। हाँ हाँ हाँ। अगर उसका ब्याह दिया गया तो क्या वो उसको तलाक नहीं ले सकता क्या उससे? लेकिन नहीं, क्योंकि कानून नहीं है। और दूसरी बात, आपने फैमिली कोर्ट की हम्म। बात छेड़ी। आपके हिसाब से आज हमारे देश में फैमिली कोर्ट की स्थिति क्या है? देखिए फैमिली कोर्ट फैमिली कहलाने कोर्ट। कहलाने के लायक है या नहीं है? मैं उसे कहता हूँ फैमिली डिस्ट्रॉयर कोर्ट। हाँ हाँ, इसका इसका नाम एंटी फैमिली कोड होना चाहिए। जी और मेरे ख्याल से फैमिली कोड जो है एक तरीके का वायरस है, जो कि अगर पारिवारिक मामला फैमिली कोर्ट में गया तो उस पारिवारिक मामले को फैमिली कोर्ट जो है 4th स्टेज का कैंसर बना देता है। जी फैमिली कोर्ट में जाए कोई मामला कभी सॉर्ट आउट नहीं होता। जी और वहां पर यही चीज देखने को मिलती है कि मतलब उसको मैं मेरे ख्याल से तो उसको है ना महिला कोर्ट बोलना चाहिए। वहां पर जो जज है वो भी महिला है, जो वकील है वो भी महिला है, और जो पीड़िता है वही महिला, सब महिला ही है। मतलब वहां जो महिला बोलती वही चलता है। सर, महिला वहां नहीं, पर ये होता है। सर बहू कोर्ट। हाँ बहू कोर्ट, हाँ बहू बोल सकते हैं, महिला नहीं सर, डॉटर इन महिला तो लॉ सर मत हमारी बोल। माँ भी है, हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, बच्चियां भी हैं। हाँ सिर्फ हाँ ओनली बहू कोर्ट, जो बिल्कुल। बहू है बस। हाँ, जो बहू है बस। वहां मतलब वहां पर सारे कर्तव्य जो है वो एक पुरुष पर थोपे जाते हैं, सारे अधिकार पत्नी को दिए जाते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब मैं किसी दूसरे धर्म की बात ना करके हिंदू धर्म की बात करूं, तो हमने जब ईश्वर को साक्षी मान के शादी करी तब तो फैमिली कोड का कोई रोल नहीं था। और हमारे धर्म में किसी भी तरह का कोई डाइवोर्स का प्रावधान ही नहीं है। जी तो फैमिली कोड कहाँ से बीच में आ जाता है? जी और उसके अंदर कभी भी जो वाइफ होती उसके कर्तव्य की बात नहीं की जाती। भाई तुम पति हो, तुमको भरण पोषण देना पड़ेगा, तुमने शादी करी, शादी मेरी वाइफ ने वो तो मेरे साथ करी है, बिल्कुल। वो क्या कर रही है? मैं तो अलग होने के बाद अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन उससे मुझे क्या मिल रहा है फिर? ये एक तरफा कर्तव्य थोड़ी चलाए जा सकते हैं। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि जब जब इस तरीके की दलीलें फैमिली कोर्ट में दी गई, वहां के जजों के पास कोई जवाब नहीं रहा। आखिर में वो कहते हैं कि अरे आप फालतू बातें करें, बकवास मत कीजिए, वो ऐसी बातें करते हैं। जबकि कहा जाता है कि साइकिल के दोनों पहिए चलने चाहिए, ताली दो हाथ से बजती है। बिल्कुल। लेकिन हमारा कानून और कोर्ट कहता है कि एक पहिया साइकिल चलाएगा, दूसरा पहिया तो जाम हो चुका है पूरा पूरा। वो अपनी कोई ड्यूटीज नहीं निभाएगा। और तो और बात बेशक क्या नाम है, वो अवैध संबंध बनाएगा तब भी आप उसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ। इतना तक इसको फैमिली कोर्ट आगे बढ़ावा दे चुका है। फैमिली कोर्ट जो है वो तलाक को प्रोत्साहन दे रहा है। जब कोई महिला पेपर में ये पढ़ती है कि फला महिला ने तलाक लिया, तलाक के बदले उसको 5 करोड़ की राशि मिली, तो जी ये तो आप प्रमोट कर रहे हैं ना उस चीज को, बिल्कुल सर। उसको प्रमोट कर रहे हैं आप। जी। तो दूसरी बात है कि हमारे जजों को चरित्रहीनता की परिभाषा नहीं पता है। हमारे जजों को लगता है कि कोई सेक्स करे तभी चरित्रहीन होगा, किसी गैर मर्द या स्त्री के साथ। जी तभी चरित्रहीनता सिर्फ इसी को नहीं कहते, चरित्रहीनता की बहुत बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन होती है। जी, ठीक कह रहे हैं आप। चरित्रहीनता का मतलब यही नहीं होता कि जो जज ये सोचता है कि अरे ये तो उसके साथ घूमने गई थी, इसका मतलब थोड़ी चरित्रहीन हुई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या मैं पूरी पोर्न फिल्म लाके आपको दिखा दूंगी कैसे उसके साथ संबंध बने थे वाइफ के? सर, एक छोटी सी बात क्योंकि और जज। होती है कि सर, सिर्फ कानून के अलावा समाज के अंदर, परिवार के अंदर को लिखे और अलिखे कानून, बहुत सारी मर्यादा समाजी होती हैं, लिखित होती हैं।
जब हम्म। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी किसी भी पराये मत के साथ घूमने को गलत माना जाता है, उसके साथ मत को गलत माना हाँ। जाता है, तो सर ये तो हमारा देश है और यहाँ पे तो खुली छूट दी जा रही है। हम्म। कि बिल क्लिंटन का मामला सब देख लीजिए सर, जब हिलेरी क्लिंटन का मामला देख लीजिए आप, जब मोनिका लेविंस्की का हम्म। मामला सामने आया था, हम्म। हम्म। जब उस देश जैसे देश के अंदर भी सब ऐसी बातों को ऑब्जेक्शन कर दिया था, वहां पे प्रेसिडेंट के ऊपर तक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे देश के हम्म। अंदर कोर्ट्स इसको बढ़ावा दे रही है। मेन एक समस्या ये भी है कि हमारे जो जजेस हैं वो उसी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं जिस विचारधारा के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करती थी। करती थी, ठीक कह जो रहे हैं। और हमारे कई ऐसे जजेस हैं हायर जुडिशरी में जो कि बाहर से पढ़ के आते हैं। कोई कनाडा से पढ़ के आया है, कोई अमेरिका से पढ़ के आया, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आया है। उसके अंदर वहीं का कचरा घुसा हुआ है। मैं कुछ रहा हूँ सर। जो व्यक्ति जो व्यक्ति वहां से पढ़ के आएगा वो भारत में आके फिर देश को न्याय नहीं दे सकता हो, नहीं दे क्योंकि सकता, उसके अंदर ठीक वहीं कह की रहे हैं। सोच घुसी हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे जो जजेस हैं वो कहते हैं कि अरे लिव इन रिलेशनशिप में रहना क्या गलत है। मतलब जिस चीज को बहुत ज्यादा गंदा माना जाता था उसको बड़े आराम से कहते हैं कि अरे इसमें बुराई क्या है। उसको लीगलाइज कर दिया गया बिल्कुल ही। हाँ। और मतलब पत्नी की चरित्रहीनता को तो पूरा सपोर्ट कर रही जुडिशरी, पूरा सपोर्ट कर रही। उसके लिए तो मतलब जिसमें कि मैंने जब लॉ पढ़ा था तो मैंने एक कानून पढ़ा था, और मुझे जब वो पढ़ा था तो मेरे टीचर से मेरी काफी बहस हुई थी उस कानून को लेकर। वो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 112 है वो, ठीक है, अभी शायद नया सेक्शन आया होगा उसमें। तो उसमें मैंने जब पढ़ा तो मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि पत्नी जो है वो किसी और के बच्चे की माँ बन जाए तब भी बच्चा पति का माना जाएगा। मैंने कहा ये किस तरह का कानून है। लेकिन उस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते, उसमें ये बातें कहीं नहीं लिखी हुई है। ये जो इंटरप्रिटेशन है ये इन जजों के है। भाई टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेस्ट करवाने में क्या समस्या है। बिल्कुल एक सर। व्यक्ति जब ये कहता है कि फला व्यक्ति मेरा बाप है तब तो आप डीएनए टेस्ट की परमिशन दे देते हो। और एक बाप जब कहता है कि फला बच्चा मेरा बच्चा नहीं है तब आप डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं देते हो। ये इतना झोल झाल क्यों है, तो साफ साफ लग रहा है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद जजों का तर्क ये रहता है कि बच्चे के भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो भाई बच्चे का भविष्य का मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो, मैं उसका बाप थोड़ी हूँ। बच्चों के भविष्य की पालना जज साहब आप कीजिए। आपने ही लिव इन रिलेशन से चरित्रहीनता को मान्यता दी, उसी का ही परिणाम है। तो जज साहब आपके पैसे पर बच्चे पलना चाहिए, या जो संसद में नेता बैठे हैं उनके पैसे पर बच्चा पलना चाहिए। मेरा मैं बच्चा वो है ही नहीं तो मैं तो क्या पालू। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा। आप सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो हाँ। लेडीज हर साल एक नया बच्चा निकल कहीं किसी और से करते हाँ। हैं, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल। बिल्कुल। आप तो ये बिल्कुल। बच्चा बोल रहे हैं, दस नहीं साल में बात। अगर 10 साल में वो रहती उसके साथ है, पर 10 बच्चे किसी और 10 आदमी साथ कर ले, फिर क्या करेंगे फिर आप? तब भी कानून का पालना पड़ेगा क्या उसको? तब भी उसको चरित्र नहीं माना जाएगा इसमें उसका? इसमें 2015 में जितना मुझे याद आ रहा है, 2015 की बात है शायद, फादर्स डे के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे मेन खबर इसी इसी चीज पर थी जो गुजरात को लेकर थी। जी। और उसमें यह लिखा हुआ था उस खबर में कि गुजरात में जिन जिन लोगों ने लव मैरिज किया है उसमें से 98% फादर्स ऐसे हैं लव मैरिज करने वाले, क्या जी सर? जो कि अपने प्रेम विवाह करने वाले अच्छा। गुजरात में। ओके, लव मैरिज। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी, अगर हुआ तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें ये लिखा था कि गुजरात में जिन जिन लड़कों ने प्रेम विवाह किया है उसमें से 90% ऐसे हैं जो अपने बच्चे के बायोलॉजिकल फादर है ही नहीं। अरे, मतलब उनकी पत्नियां किसी और के बच्चे की मां बनकर आई और अब वो उस बच्चे का भरण पोषण दे रहे हैं। 90%? ये 98%। 98% बताइए सर। हाँ मतलब एक तरीके 100% ही हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये की चल क्या रहा है। और जब आप इस तरह की चीजों को प्रमोट करें तो विवाद क्यों नहीं होगा, बिल्कुल विवाद होगा। बिल्कुल होगा और सर। मैं तो कहता हूँ कि उसके लिए एविडेंस की आवश्यकता ही नहीं है। जब पति ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि ये मेरा बच्चा नहीं है इसका डीएनए टेस्ट करवाया, तो पत्नी ने तुरंत ऑब्जेक्शन ले लिया। वहीं पर साबित हो गया कि मेरा बच्चा नहीं जी। है। अगर पत्नी ऑब्जेक्शन ना ले तो सीधी सी बात है कि मेरा बच्चा है, लेकिन पत्नी तो ऑब्जेक्शन ले रही, वहीं पे साबित होगा कि मेरा बच्चा नहीं है ये। बिल्कुल सर, बोलने का सच को किस बात का डर है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की थोड़ी वही। जरूरत होती है। उनको डर है तभी तो इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं, उल्टा सीधे फिर इस हिसाब से फिर तो लगाए जाते हैं ये सारे ही। और वो जो लॉ बना है उसमें उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो लॉ जिस आज से 200 साल पहले बना था
उस जी। समय डीएनए टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। नहीं थी, ठीक कह तो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जुडिशरी जो है ना, वो एनी हाउ अन्याय करने पे उतारू है बस। जी जी जी। फैमिली, अगर फैमिली कोर्ट की हम बातें करें तो फैमिली कोर्ट में कई कानून ऐसे हैं जिनका कि इस न्यायपालिका ने मन गढ़ंत अनर्गल अर्थ निकाला हुआ है, अनर्गल इंटरप्रिटेशन किया हुआ क्वेश्चन है। कर रखे हैं। मतलब जो बातें उसमें लिखी नहीं है वैसे, अब जैसे कि सेक्शन 125 जो है वो सिर्फ पत्नी के लिए है। जी सेक्शन 125 के तहत पत्नी भरण पोषण मांग सकती है, बच्चे मांग सकते हैं, और आपके बुजुर्ग माता पिता भरण पोषण मांग सकते हैं। जी। लेकिन इन जजों ने क्या किया, उसमें इन्होंने ये लिख दिया कि लिव इन रिलेशन पार्टनर भी भरण पोषण मांग सकती है। अब उसमें ये बात कहाँ लिखी हुई है? सर लिव इन का तो मैं कंसेप्ट, मतलब जो जजेस ने जो इसको इंटरप्रेट किया है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा, आखिर ये देश समाज को बनाना क्या चाहते हैं ये। लिव इन किस हिसाब से हाँ लीगली मानी जा सकती है? मेरे हिसाब से शायद कोई भी देश ऐसा नहीं होगा, शायद ही इक्का दुक्का देश को दो चार हम छोड़ देते हैं, लेकिन 200 में से अगर 10% देश भी ऐसे नहीं होंगे जो इसको मतलब अलाउ करेंगे लिव इन को। सर लिव इन का मतलब होगा जैसे हर एक रेड एरिया हो गए फिर तो। हाँ 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 हाँ। देखिए एक बार क्या हुआ था कि एक शराबी से हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। तो वो शराबी बियर पी रहा था। तो जी मैंने कहा कि तुम तो शराब पी रहे हो। तो वो बोलता नहीं नहीं, ये बियर, ये शराब नहीं है। जी। शराब तो विस्की को बोलते हैं। विस्की को बोलते ठीक है। हाँ, उसका ये कहना था। तो वही बात यहाँ पर है कि रखेल तो रखेल होती है, लेकिन उसको एक नया नाम दे दिया लिव इन, तो इससे वो चीज चेंज नहीं हो जाएगी। आप एक नई पैकिंग दे रहे हैं, पैकिंग से अंदर का जो मटेरियल है वो थोड़ी चेंज होगा। हैं। सर बात इस वो तरह की कर क्या चीजें। रहे हैं उसके अंदर, उस रिलेशन में कर क्या रहे हैं वो? कोई एक दूसरे दूसरे को राखी तो नहीं हाँ बांध रहे ना वो? हाँ 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 या तो राखी या तो राखी बांध रहे हो, या अडॉप्ट कर लिया हो कि एक दूसरे को। रिश्ता क्या है? साफ साफ रिश्ता है कि लिव इन, रहो और छोड़ दो। हाँ। चाहे वो एक रात में रहो, और चाहे वो एक साल के लिए रहो, बेशक रहो और छोड़ दो। इसके परिणाम कितने भयानक आ रहे हैं। कई बार ये होता है कि है ना, लिव इन में लड़की माँ बन जाती है। तो वो या तो अबॉर्शन करवा लेती है, या फिर वो हॉस्पिटल में जाके बच्चा पैदा करती भाग जाती है। ये जी आए दिन पेपर में आ रहा है कि जी। बच्चा पैदा करके माँ भाग गई। भाग गई। अब वो बच्चे कौन पालेगा? ऐसे कितने नाबालिग बच्चे आप पैदा करेंगे, और इसका परिणाम 20-25 साल बाद क्या निकलेगा, बहुत बुरा इसके निकलेगा बारे में सर। कोई नहीं सोच रहा वही सर, वही तो है। कहते हैं कि जिस देश में न्याय का राज नहीं होता वहां पे शैतान का राज हो जाता है। तो इस हिसाब से बिल्कुल हमारे बिल्कुल देश ऐसा के ही अंदर है। शैतान का राज ही हो रहा है आज के लिए, और ये बढ़ता जा रहा है ये, क्योंकि न्याय नहीं है। आज किसी भी अपराधी हाँ को डर हाँ नहीं है कि मेरे को यहाँ पे बिल्कुल। पनिश मिल जाएगी। उल्टा विक्टिम डरता है कि यार मैं जाऊंगा तो मेरे को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ हाँ जिस देश में अपराधी है बोलता है जा चला जा कोर्ट, मैं तेरे को देख लूंगा, हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब है यार वहां पे न्याय नहीं है। आज अगर विक्टिम बोले कि मैं कोर्ट जाऊंगा, तेरे को विद इन एक महीने के अंदर तेरे को सजा मिल जाएगी, तो सर अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। देखिए हमारा जो संविधान है, तो संविधान में एक आर्टिकल 21 दे के रखा है जो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है। जी तो आर्टिकल 21 का जो मीनिंग है वो यहाँ तक है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति, मतलब कि जो इंडिया घूमने आया हुआ है, कोई विदेशी व्यक्ति, जी अगर वो इंडिया में आता है तो उसके ऊपर भी आर्टिकल 21 लागू होता है कि उसकी जान माल की सुरक्षा भी रहे। जी अब जुडिशरी में एक चीज मैंने कई बार देखी तो मैं थोड़ा हैरान रहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आता है कोर्ट में, कहता है कि सर मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, तो जज साहब पहले उससे प्रूफ मांगते हैं उस चीज का। जी अब वो प्रूफ कहाँ से लेके आएगा? हालांकि कई चीज वो जज को बता देता है कि ये कारण है, उसके बाद भी जज जो है मना कर देता है। जी ऐसे, और उसके अलावा कुछ ऐसे जजमेंट हमने देखे जहां पर जज का ये कहना है कि तुम क्रिमिनल हो, हम तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। तो जज साहब भले हो क्रिमिनल, लेकिन उसको भी अपनी जान की सुरक्षा करने का राइट है। बिल्कुल। जी जी वरना तो जी। कोर्ट में जाएगा, उसको भी मार डालेगा। फिर आप बिल्कुल। कहे तब तो आप फिर आप एफआईआर दर्ज करने की बात करेंगे। जी तो कोई क्रिमिनल हो, कोई घर से भागा हो, किसी ने प्रेम विवाह किया, वॉट जो भी है, लेकिन अगर उसको उसकी जान को खतरा है तो या इसमें बिना ज्यादा बहस करे उनको सुरक्षा मिल जानी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप पुलिस सिक्योरिटी मांगते हैं खुद के लिए, तो उसका खर्चा आपको उठाना पड़ता है, ये भी सुन लीजिए आप। बताइए आप। उसका खर्चा जो पुलिस का पर डे का, मतलब मुझे समझ में आता है कि जब पुलिस हमारी सुरक्षा में आती है तब क्या पुलिस को सैलरी मिलना बंद हो जाती है? तो हम अपना खर्चा उन पे करें। और इस लेकिन तरीके से भी कोई गरीब आदमी। लेकिन जब वही पुलिस नेताओं को सिक्योरिटी दे रही होती है तब? हाँ, वही वही बात है कि वो पॉलिटिशियन को सिक्योरिटी दी जाती है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। कुछ नहीं बोलते। हाँ।
उन पे मतलब ये आम नागरिक के लिए पुलिस नहीं है, वहां पॉलिटिशियन, कोई एक पॉलिटिशियन आ रहा है, 100 पुलिस वाले खड़े हो जाते जी। हैं। सर जी, इस मीटिंग का टाइम सर अभी सर 5-7 मिनट और बाकी बचा है, तो मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर जैसे आप जो केस लड़ते हैं, क्या आप अपने केस के अंदर हाँ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन को पुटअप करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे वहाँ का माहौल कैसा है? जज साहब उस पर किस तरह उसको डिसीजन लेते हैं? डिसमिस तो करेंगे, पक्की बात है ये, इस बात को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं? तो एक हाँ। स्टेप आगे बढ़ाने के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे कोई एक्शन कुछ पुटअप करेंगे सर एप्लीकेशन इसके ऊपर, क्या आप अपने किसी भी चलते केस के अंदर? कोशिश कर सकते हैं तो हम इसमें एप्लीकेशन डालने की, जी। मगर उसमें वही है कि जो जो जज साहब का वो प्रश्न होगा वही होगा कि भैया इसको लेके प्रावधान कहाँ है, पहले प्रावधान बताओ। इन द क्योंकि इंटरेस्ट वो ऑफ हर द चीज न्यूट्रल नेचुरल जस्टिस। भाई, जो नेचुरल जस्टिस है उसको तो मानते ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं। जो न्याय है उससे तो उनको मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। नहीं तो हाँ, वरना ऐसे कई मामले आते जहां एक दिन में फैसला किया जा सकता है जी। कि लेकिन फिर किसी भी की जमीन पे किसी का। उससे ने अगर एप्लीकेशन पुटअप करने से सर ये होता है कि मान लीजिए कि आप किसी एक जज के पास एप्लीकेशन पुटअप करते हैं, उन्हीं जज के पास हम्म अगर रोज की एक एप्लीकेशन इस तरह की पुटअप होती है, तो सर वहां हम्म का फिर एक जो एटमोसफेयर कह लीजिए या एक सोच कह लीजिए, कम से कम हमारे थॉट्स तो वहां पहुंचे कि जनता अब हम्म। क्या इन कोर्ट से उम्मीद कर रही है, एक ये सोच वहां बिल्कुल सही पहुंचे बात कम है, से कम। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए अगर आपके पास जितने भी केस बिल्कुल चल रहे सही। हैं, मैं कह रहा हूँ डिसमिस होगी, 2 रुपए की स्टैम्प पेपर हाँ के साथ, 2 रुपए की स्टैम्प पेपर के साथ सर उसको पुटअप कर दीजिए। जज साहब कम से कम ये समझ जाए कि अब ये एडवोकेट साहब कहते हैं कि उनको अब उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात को एक एक वर्ड को नोट डाउन करो या रिकॉर्डिंग कराओ, एक दोनों में से एक चीज करो, वट एवर जो आपकी मर्जी हो। आप लिख लो कि एक बार हमें 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 रोका, हमें रोका रोका आपको क्या? आप सिर्फ कहते हैं हर्ड, बिल्कुल सही हमने बात। सुन लिया, हमने सुन लिया, अगले डेट पे आदेश देंगे। हाँ वो स्थिति अब नहीं हाँ। चलेगी। हम्म। इस क्योंकि सोच के क्या होता है कि हम अपनी बहुत सारी बातें बोलते हैं मगर जज उसको सुनता नहीं है, जी वो सुन के निकालता रहता है। जी 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 और जब वो जजमेंट लिखता है तो हमारी बातें उसमें कहीं लिखी नहीं रहती। जी। इसीलिए जबकि जैसे ये बोलना कि या तो हमारी एक एक जबकि वर्ड जब को लिख ले या रिकॉर्डिंग कर ले, दोनों में से एक काम जो मर्जी करते हैं हमारे को, हमें को दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हाई कोर्ट में भी अगर हम जाते हैं ना, तो हाई कोर्ट में तो ये मैंने देखा है कि जो जज है वो आपको बोलने ही नहीं देता है। जैसे ही आप हाई कोर्ट में जाते हैं, आपने दो शब्द बोले तो आपको टोकना शुरू कर देगा। वो आपको बोलने नहीं देगा। मुझे लगता है कि इनका भी अंडरग्राउंड कुछ ट्रेनिंग चलती है कि ज्यादा वकील को बोलने मत दो। वो अगर बोलेगा, कोई तगड़ा तर्क उसने दे दिया, तो तुम फंस जाओगे। फिर तुमको उसके हिसाब से नहीं करना मैं पड़ेगा। समझ गया। इसीलिए क्या होता है, हाँ, इसीलिए क्या होता है कि एक एक इनका वो एक भूमिका बना के चलते हैं कि कोई वकील आएगा उसको ज्यादा मत बोलने दो, उसको इतना टोको कि उसके मन में कुछ हो तो वो भी निकल जाए। और ऐसा होता भी है। हम कंफ्यूज सोच के जाते हैं हमें ये बोलना है और सब उड़ जाता है। बिल्कुल हो जाता, सही ठीक ये कह एक रहे हैं। प्लानिंग रहती है इनकी। जी। तो मेरा मानना तो है कि ये बात सही है कि इसकी पूरी ऑडियो वीडियो पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, डे टू डे होना चाहिए। और वो ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि उसको सेव करके भी रखा जाना सर चाहिए। वादी प्रतिवादी को मांगने पर मिलनी भी चाहिए, एडवोकेट को मतलब साथ में। मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, और बिल्कुल इससे मिलनी चाहिए। एडवोकेट का और क्लाइंट का सर रिलेशन और मजबूत होगा आपस में, कि उसको दिखेगा कि हाँ एडवोकेट ने 10 तारीख पहले इतनी मेहनत की थी, लेकिन जज साहब हाँ ने हाँ उसको हाँ विरोध किया तो आज ये हुआ। क्योंकि किसी भी केस की आज के डेट में 10, 20, 50, 100 डेट लगना आम बात हो चुकी है। किसी को याद नहीं रहता कि हाँ वकील हाँ। साहब ने कितनी मेहनत की थी, फर्स्ट डेट पे कितने आगे बिल्कुल किए सही थे, बात। सिर्फ केस को एडमिट कराने के लिए भी, सिर्फ बस। लेकिन अगर वो पूरी पूरी फाइल बिल्कुल होगी, तो 2 से 5 डेट के अंदर ही सबकी मेहनत उसमें दिख जाएगी, अकाउंटेबिलिटी सबकी आ जाएगी उसके अंदर, जज की भी आ जाएगी, आपकी आ बिल्कुल। जाएगी, मेरी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, उसकी आ जाएगी, कोर्ट एम्प्लॉय की आ जाएगी, पेशकार की भी आ जाएगी, जो 20-20 रुपए लेता है, 50 रुपए लेता है। तो बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल उससे फर्क पड़ जाएगा। तो सर मैं अंत में अगर कुछ बिल्कुल। कहना चाहें इस पे आप तो, अगर क्योंकि अब ये लास्ट बस दो जी चार मिनट बचे हैं बस। जी, सुनाइए में क्या बोल रहे हैं। किसी भी बारे में सर फाइनल रिमार्क्स अगर कुछ बोलना चाहेंगे आप तो अंत में बस आप। फाइनली मेरा यही है कि जो लोग भी कोर्ट में जा रहे हैं और जिनके मुकदमे चल रहे हैं, वो सिस्टम से लड़ना सीखें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग कोर्ट में जाते हैं फिर डरते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये हो जाएगा तो भाई क्या होगा कि आप कोर्ट में जा रहे हैं, जिंदगी आपकी दांव पे लगी हुई है। इसलिए क्या है, सिस्टम से लड़ना सीखें। अगर आप सिस्टम से लड़ना सीखेंगे तो ये इसका मैसेज जज तक जाएगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, हम ज्यादा अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।
क्योंकि हमने इस चीज को देखा है कि मैं कुछ 3 4 ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ कुछ तो आपकी दिल्ली से ही हैं, जो सिस्टम से लड़े हैं और फाइनली उनको जस्टिस मिला है, उनका केस बहुत अलग चला है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं। तो जो भी, जिसका भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, वो सिस्टम से लड़ने का दम रखे बस। मैं यही बात अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूं कि जब आप कोर्ट के अंदर गए हैं तो आपके दो, एक ओपोनेंट नहीं है, आपका विरोधी आपका एक नहीं है, आपके दो विरोधी हैं। एक जिससे आप फाइट कर रहे हैं, जिससे आप, जिसने आपको पीड़ित किया आपको, और दूसरा वो सिस्टम जो आपको न्याय प्रदान नहीं करता। हाँ 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 हाँ। तो आपको दो ओपोनेंट हो गए, दो विरोधी हो गया, तो आपको दोनों से लड़ना है, आपको तभी जाके आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। सामने वाला आपको न्याय देने को इच्छुक नहीं है। मेरे को आपकी एक हम्म पोस्ट याद आ रही है जिसमें आप लिखा भी था हम्म, कि अगर पीड़ित को सब कुछ साबित करना है तो हाँ। जज, वकील और पुलिस पुलिस। किस लिए अपॉइंटेड हाँ किए गए हैं, ये आपकी वर्डिंग में हाँ याद आ रही है, आपकी पोस्ट पढ़ी थी मैंने, मेरे को याद है, मेरे हाँ। को ये। इनको सैलरी क्यों दी जाती है? जब हमको ये सब साबित करना है तो फिर हाँ, पुलिस को सैलरी क्यों दी जा रही है, जो हम्म, इन्वेस्टिगेट कर रहा है? जी उसके बाद जो जो पूरा केस सरकारी वकील एडीपीओ चला रहा है, उसको सैलरी क्यों दे रहे हो? फिर जज जी को क्यों दे रहे हो? जी जब जी। हमें अपना प्राइवेट वकील करके ही न्याय लेना है, फिर इनका मतलब क्या है? हाँ, ये मेरे को आपकी पोस्ट याद आ रही है। ऐसी और भी बहुत सारी पोस्ट थी, लेकिन अब ये वक्त थोड़ा सा समाप्त तो होना है। तो मैं दोबारा आपसे ये कहना, मैं फिर कभी मुलाकात करूंगा। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एडवोकेट कृष्णा कुमार त्रिपाठी जी की तरह आप भी डेयरिंग बनिए। सोशल मीडिया पर कोर्ट के अंदर अपनी बातों को खुलकर लिखिए। कहते हैं कि अगर शिकायत नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा। बिल्कुल सही किसी बात गाड़ी है। को अगर ठीक कराने जाएंगे तो उसकी 10 की 10 बातें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी वो गाड़ी परफेक्ट होती है। एक भी कमी अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप और परफेक्ट नहीं होगी। अगर आप अपने बच्चों को यही माहौल देना चाहते हैं कि जहां पे कोई दबंग आपको आके कर जाए, पीड़ित कर जाए आपको, तो आप आंख बंद करके घर में सो जाइए। नहीं तो एडवोकेट साहब की तरह डेयरिंग होकर खुल के आप बोलिए। तभी हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ एक अच्छा माहौल मिलने की उम्मीद बनेगी। श्योर मैं अब भी नहीं करता, क्योंकि क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन प्रयास तो हमें करना ही होंगे। ओके त्रिपाठी साहब, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद आपका कि आप हमसे ठीक, जुड़े बहुत आप। बहुत। धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।